नमस्कार फ्रेंड्स, मैं नितेश कुमार सानी एकलव्य एग्रीकल्चर एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। तो आप हैं अभी प्रेजेंट टाइम में एकलव्य एग्रीकल्चर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। तो हम लोगों ने एग्रीकल्चर जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा विभिन्न एग्रीकल्चर के लिए जो पोस्टें आई हैं उसके लिए हम लोग ऑनलाइन क्लासेस हम लोग करा रहे हैं। तो उसी में क्रम में हमने अब आपको फोटोसिंथेसिस का एक जस्ट डेमो लेक्चर दिया था। तो आज हम उसी के क्रम में नेक्स्ट हम आ रहे हैं, आपको रिस्पायरेशन का एक जस्ट डेमो लेक्चर देख के आ रहे हैं। अब हमारी आपकी ये जो है ऐप बन चुकी है और ऐप में कुछ टेक्निकल इश्यू आ रहे हैं, इसके वजह से हम उसको लॉन्च करने में थोड़ा सक्षम नहीं हो पा रहे हैं। लेकिन उसको जल्दी हम कोशिश करेंगे कि शॉर्ट आउट हो जाए प्रॉब्लम और उसको प्रॉब्लम को टोटली रिजॉल्व करके एक आपको ऐप पे दे दिया जाए। जबकि ऐप पे वीडियोस अपलोड हो गई हैं, बस समस्या कहाँ आ रही है कि पेमेंट उसमें आपका नहीं हो पा रहा है। ठीक है, चलिए हम आज तो आपको जानते हैं रिस्पायरेशन के बारे में। आप लोग जानते होंगे कि रिस्पायरेशन क्या होता है। तो देखिए, बेसिकली रिस्पायरेशन क्या होता है, जो भी हम फोटोसिंथेसिस में फूड बनाते हैं या भी जो भी हम फूड, अगर जो बात करें ऑटोट्रॉप फूड बनाते हैं, लेकिन हेटरोट्रॉप क्या होते हैं, अपना डायरेक्टली या इनडायरेक्टली फूड किससे लेते हैं, ऑटोट्रॉप से। ठीक है, तो वो जो फूड हमारे अंदर आता है या किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर, तो उससे क्या होता है, हमें सोलर लाइट को कन्वर्ट किया जाता है फोटोसिंथेसिस में, केमिकल एनर्जी में या बॉन्ड के फॉर्म में, और उसी एनर्जी का यूटिलाइजेशन हमें करना होता है रिस्पायरेशन में। ठीक है, तो उस एनर्जी का कैसे यूटिलाइजेशन है, फूड में जो बॉन्ड बने हैं उन बॉन्ड को धीरे धीरे ग्रेजुअली तोड़ा जाता है और उनसे बॉन्ड से जो छोटी छोटी अमाउंट में एनर्जी निकलती है, उसी एनर्जी को क्या करते हैं हम, हमारे अंदर एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट है उसके अंदर क्या करते हैं, ट्रैप करते हैं। और जब भी हमें जरूरत होती है वो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट हमें वेरियस रिएक्शन के लिए एनर्जी के रूप में अवेलेबल होती है। ठीक है, तो पहले देखते हैं डेफिनेशन आपकी रिस्पायरेशन की क्या है। इट इज कैटाबोलिक। कैटाबोलिक देखिए, आपको बेसिकली कोई भी होती है बॉडी में जो रिएक्शन चलती है, सेल के अंदर जो भी रिएक्शंस होती हैं, सभी रिएक्शंस को एक साथ बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। सभी रिएक्शंस होती हैं उसको एक साथ बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म के दो पार्ट होते हैं, एक होते हैं एनाबॉलिज्म और दूसरी होती है उसको बोलते हैं कैटाबॉलिज्म। तो जो आपकी एनाबॉलिज्म है, ये एनाबॉलिज्म में क्या होती है, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स को मिला के एक बड़ा मॉलिक्यूल्स बनाया जाता है। इसका मतलब क्या होता है, इसमें आपकी एनर्जी का कंजम्पशन होता है और क्या होता है, छोटे छोटे मॉलिक्यूल मिलके एक बड़ा मॉलिक्यूल बन जाता है। जैसे क्या है आपका CO2 प्लस वाटर। ठीक है, CO2 प्लस वाटर मिला के हम क्या बना देते हैं, ग्लूकोज। ग्लूकोज जिसको हम बोलते हैं C6H12O6। तो C6H12O6 में कितने कार्बन है, 6 कार्बन, और इसमें कितने हैं, 1 कार्बन। तो एक्चुअली बेसिकली कैसे बनता है, 1 2 3 4 5 6 कार्बन को आपस में एक दूसरे से जोड़ दिया जाता है और इन कार्बन को कार्बन से जोड़ने के बीच में जो बीच में बॉन्ड बनता है, एक्चुअल में क्या होता है, वही फोटोसिंथेसिस में जो लाइट एनर्जी यूज होती है उसका यूटिलाइजेशन कहां होता है, इस बॉन्ड को बनाने में। क्योंकि लाइट एनर्जी से बनती है ATP और उसी ATP का यूज कहां पे होता है, इस कार्बन का बॉन्ड बनाने में। जब हमें जरूरत किसकी होती है, एनर्जी की होती है, तो हम क्या करते हैं, इन्हीं बॉन्ड को धीरे धीरे क्या करते हैं, ब्रेक करते हैं। तो यहां से क्या निकलती है, आपकी एनर्जी निकलती है। उस एनर्जी को किसके द्वारा ट्रैप किया जाता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। चूंकि एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट का क्या यूटिलाइजेशन हमेशा एनर्जी के कार्यों के लिए सेल में यूज होता है, इसलिए हम इसको बोलते हैं एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। ठीक है, अब हम बात कर रहे थे मेटाबॉलिज्म। तो एनाबॉलिज्म क्या हो गया, छोटे छोटे सब्सटेंसेस या मॉलिक्यूल्स को मिला के बड़ा मॉलिक्यूल बना दे, दैट इज एनाबॉलिज्म। जैसे कि अमीनो एसिड मिला के प्रोटीन बना दीजिए, आपका फैट की सिंथेसिस हो गई। ये सारी चीज प्रोसेस, यानी जितने भी सिंथेटिक प्रोसेस होते हैं सारे किसके में अंडर में आते हैं, एनाबॉलिक प्रोसेस में। ठीक है, अब दूसरी आती है कैटाबॉलिज्म या कैटाबॉलिक प्रोसेस। कैटाबॉलिक प्रोसेस वो हुए जिसमें बड़े मॉलिक्यूल्स को तोड़ के किसमें कर दिया जाए, कन्वर्ट, छोटे मॉलिक्यूल में कर दिया जाए और साथ में क्या निकले, आपको एनर्जी निकले। तो ऐसे वाले प्रोसेस को क्या बोलते हैं, कैटाबॉलिक प्रोसेस या कैटाबॉलिज्म प्रोसेस। ठीक है, तो आपका रिस्पायरेशन क्या होता है, एक कैटाबॉलिक प्रोसेस है। इसका मतलब इसमें बड़े मॉलिक्यूल को तोड़ा जाएगा, किसमें, छोटे मॉलिक्यूल में। ठीक है, साथ में क्या होता है, ये एक्सर्गोनिक रिएक्शन होती है। एक्सर्गोनिक रिएक्शन वो रिएक्शंस होती हैं जिसमें रिएक्शन में होने के बाद में क्या निकले, उसमें एनर्जी निकले। रिएक्शन में प्रोडक्ट जब निकलता है तो प्रोडक्ट के साथ क्या निकले, एनर्जी निकले। ऐसे प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम, एक्सर्गोनिक प्रोसेस। ठीक है, फिर रिएक्शन इन विच फूड मटेरियल्स, फॉर एग्जाम्पल कार्बोहाइड्रेट, आर ब्रोकन डाउन टू CO2 एंड एनर्जी इज ग्रेजुअली रिलीज। यहां पे एक वर्ड आपको ध्यान देने वाली है कि रिस्पायरेशन में जो एनर्जी होता है वो ग्रेजुअली रिलीज होती है, क्योंकि एक टर्म और होता है जिसको हम बोलते हैं कंबस्चन।
जो इंजन वगैरह में आप क्या करते हैं, पेट्रोल वगैरह जलाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, कंबस्शन। आप लकड़ी जलाते हैं ठंडियों में तो वो भी क्या है, एक तरह का कंबस्शन। आप गैस चूल्हे से गैस जलाते हैं तो वो भी क्या हुआ, कंबस्शन। कंबस्शन में क्या होता है, सारे मटेरियल को एक साथ ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ऑक्सीडाइज कर दिया जाता है। बदले में क्या होता है, हमें सडन बहुत कम समय में बहुत ज्यादा अमाउंट एनर्जी मिलती है, इसी को हम क्या बोलते हैं, कंबस्शन। लेकिन रिस्पायरेशन में सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी, जितना आप जलाएंगे इस ग्लूकोज को, जितना एनर्जी मिलेगी वही एनर्जी आपको रिस्पायरेशन में भी मिलेगी, लेकिन आप कभी भी जलते नहीं है। क्यों जलते नहीं है, क्योंकि आपकी जो सारी एनर्जी एक साथ नहीं निकलती है, आपको थोड़ी 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 एनर्जी क्या होती है, स्टेप बाय स्टेप निकाली जाती है और उसको ट्रैप की जाती है एटीपी के फॉर्म में, इसलिए आपका शरीर क्या होता है, नहीं जलता है। ठीक है, तो ये कंबस्शन में याद रखिएगा, सडन रिएक्शन होती है, ऑक्सीडेशन होती है और सडन अमाउंट ऑफ ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी निकलती है। इसमें ग्रेजुअली एनर्जी निकलती है। ठीक है, और किस फॉर्म में निकलती है, हीट और एटीपी। यानी आप रिस्पायरेशन कर रहे हैं तो उससे एनर्जी दो फॉर्म में निकलती है, पहली हीट होती है और दूसरी क्या होती है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। हीट क्या होती है कि आपकी बॉडी जो गर्म रहती है, आपका टेम्परेचर मेंटेन रहता है, किसके कारण रहता है, हीट के कारण। एंड एटीपी क्या होता है, आपके बॉडी में जब रिएक्शन जरूरत होती है उसके लिए यूटिलाइज होती है। ठीक है, आइए हम देखते हैं कि आपका रिस्पायरेशन कितने स्टेप में होता है। ठीक, बेसिकली जो हमारा रिस्पायरेशन होता है, आप लोग पढ़ेंगे कि 3 स्टेप्स में होता है। कितने स्टेप्स में होते हैं, 3 स्टेप्स में। पहले स्टेप्स को हम बोलते हैं ग्लाइकोलिसिस, दूसरे स्टेप को हम बोलते हैं क्रेब्स साइकिल, तीसरे को हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ठीक है, तो देखिए क्या होता है, आपकी जो रिस्पायरेशन आप लोग पढ़े होंगे कि रिस्पायरेशन जनरली 2 तरह के होते हैं, एक होता है एरोबिक रिस्पायरेशन और दूसरा होता है एनारोबिक रिस्पायरेशन। एरोबिक रिस्पायरेशन वो रिस्पायरेशन है जिसके लिए आपको ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ही वो होगा, ऐसे वाले रिस्पायरेशन को बोलेंगे एरोबिक रिस्पायरेशन। और एरोबिक रिस्पायरेशन में हमेशा एनर्जी क्या होती है, बहुत ज्यादा निकलती है। दूसरे तरह का रिस्पायरेशन होता है, उसको हम बोलते हैं एनारोबिक रिस्पायरेशन, यानी वो रिस्पायरेशन जिसमें ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ती, या वो रिस्पायरेशन जो ऑक्सीजन के अब्सेंस में होते हैं, ऐसे रिस्पायरेशन को हम बोलते हैं एनारोबिक रिस्पायरेशन। ठीक है, तो आपका चाहे एरोबिक रिस्पायरेशन हो या फिर एनारोबिक रिस्पायरेशन हो, दोनों कहां से स्टार्ट होती है, आपकी ग्लाइकोलिसिस से। तो क्वेश्चन आ सकता है कि ग्लाइकोलिसिस किसका पार्ट है, एरोबिक रिस्पायरेशन का पार्ट है या एनारोबिक रिस्पायरेशन का पार्ट है। तो याद रखिएगा, ये एरोबिक रिस्पायरेशन का भी पार्ट है और एनारोबिक रिस्पायरेशन का भी पार्ट है। दूसरा क्वेश्चन पूछता है कि ग्लाइकोलिसिस कहां होती है। तो हमारी जो ग्लाइकोलिसिस होती है, जिसको हम इम्डेन मेयर हाफ पार्नास साइकिल भी पाथवे बोलते हैं या ईएमपी पाथवे बोलते हैं, इसका दूसरा नाम क्या है, ईएमपी पाथवे, ईएमपी पाथवे। तो आपकी जो ग्लाइकोलिसिस या ईएमपी पाथवे होती है, यह आपकी हमेशा होती है सेल के साइटोप्लाज्म, चाहे आपका प्रोकैरियोट्स हो, चाहे आपका यूकैरियोट्स हो, चाहे फंगस हो या प्लांट्स हो या एनिमल्स हो, सभी में कहां होता है ये प्रोसेस, साइटोप्लाज्म में होता है। ठीक है, इसको याद रखेंगे, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि ईएमपी पाथवे कहां पे होता है, तो याद रखिएगा साइटोप्लाज्म में। ठीक है, फिर ईएमपी पाथवे का आपका जो पूछते हैं सबस्ट्रेट क्या होता है, तो याद रखिएगा ग्लाइकोलिसिस कभी भी शुरू होती है तो हमेशा कहां से शुरू होती है, ग्लूकोज से। ईएमपी पाथवे शुरू होगा ग्लूकोज से और ग्लूकोज को कन्वर्ट किस में कर दिया जाता है, पायरुविक एसिड, जिसको शॉर्ट में पीए बोलते हैं। ठीक है, तो ग्लाइकोलिसिस आपकी होगी साइटोप्लाज्म में, और साइटोप्लाज्म में क्या हुआ, ग्लूकोज को कन्वर्ट कर दिया गया किसके अंदर, पायरुविक एसिड के अंदर। अब ये हो गई आपकी ग्लाइकोलिसिस। इसमें आपकी क्या क्या निकलती है, तो इसमें आपकी निकलती है, आपकी 4 एटीपी निकलेगी, फिर आपकी निकल 2 एटीपी क्या होगी, कंज्यूम होगी, और आप में क्या बनेगा, इसमें 2 NADH2 बनेगा। ये सारे आपके क्या हो गए, ग्लाइकोलिसिस के आपके ये प्रोडक्ट्स हो गए। ठीक है, फिर क्वेश्चन आपका आता है कि जो पायरुविक एसिड बनता है वो कहां यूटिलाइज होता है, तो याद रखिएगा पायरुविक एसिड की सिंथेसिस ग्लूकोज से हुई और कहां पे हुई, साइटोप्लाज्म में। अब ये पायरुविक एसिड क्या होगा, अगर आपकी एरोबिक रिस्पायरेशन है,
ठीक है, तो कहां चला जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया में। अगर आपका रिस्पायरेशन एनारोबिक कंडीशन में हो रहा है तो ये पायरुविक एसिड माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं जाएगा, ये साइटोप्लाज्म में ही रहेगा, और साइटोप्लाज्म में इसी पायरुविक एसिड को किस में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, एल्कोहल में। अगर एल्कोहल में पायरुविक एसिड को कन्वर्ट किया जाता है तो ये आपका क्या हो जाएगा, एनारोबिक रिस्पायरेशन होगा, या कोई भी एसिड जैसे मान लीजिए एस्टिक एसिड, साइट्रिक एसिड, ब्यूटाइलिक एसिड या लैक्टिक एसिड, किसी भी तरह के एसिड में अगर पायरुविक एसिड को कन्वर्ट किया जाता है तो याद रखिएगा उसमें ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ती, तो वो सारे रिएक्शंस किसके अंडर में आएंगे, एनारोबिक रिएक्शन के अंदर आएंगे। लेकिन अगर ये पायरुविक एसिड कहां चला जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया में चला जाता है, तो इसका मतलब समझ लीजिए कि वो कौन सा रिस्पायरेशन है, तो वो हो जाएगा एरोबिक रिस्पायरेशन। एरोबिक रिस्पायरेशन। तो पायरुविक एसिड कहां पे आ जाएगा आपका, माइटोकॉन्ड्रिया में आएगा। तो माइटोकॉन्ड्रिया में आपका दो साइकिल होती है, क्रेब्स साइकिल होती है और दूसरी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। क्रेब्स साइकिल में जाने से पहले पायरुविक एसिड का क्या होता है, तो पायरुविक एसिड जो माइटोकॉन्ड्रिया में है ये कन्वर्ट किस में होगा, एस्टिल को एंजाइम ए। एस्टिल को एंजाइम ए में कन्वर्ट होगा, प्लस क्या आपका बनेगा, यहां पे एक CO2 निकलेगा, प्लस किसका कंजम्पशन होगा, इसमें ऑक्सीजन का कंजम्पशन होगा, और क्या निकलेगा आपका, NADH2। एक एस्टिल को एंजाइम से एक NADH2 आपका निकलेगा। तो देखिए इसमें क्या होता है, इसको प्रिपरेटरी फेज बोलते हैं, या इसको बोलते हैं ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन क्यों बोलते हैं, क्योंकि देखिए मैंने आपको बताया था कि ऑक्सीडेशन क्या होता है, किसी भी चीज में ऑक्सीजन अगर जोड़ दें तो क्या कहा जाएगा, ऑक्सीडेशन। इलेक्ट्रॉन उसमें से निकाल दें तो कहा जाएगा ऑक्सीडेशन, या उसमें से हाइड्रोजन निकाल दें तो क्या कहा जाएगा, ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो यहां पे हमने पायरुविक एसिड में क्या जोड़ा था, ऑक्सीजन जोड़ा है, इसलिए प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेटिव। और डी मतलब होता है किसी चीज में से उस चीज को रिमूव कर देना। ठीक है, जो प्रोसेस हुआ है उसको क्या करना, रिमूव करना। तो आपका क्या होता है, यहां से पायरुविक एसिड से क्या कर दिया जाता है, आपका रिमूव, CO2 निकाल दिया जाता है। तो CO2 को जोड़ने को हम बोलते हैं कार्बोक्सिलेशन, तो CO2 को निकालने के लिए क्या बोलेंगे, डी कार्बोक्सिलेशन, यानी CO2 निकल गई। तो प्रोसेस क्या होगा, पायरुविक एसिड से एस्टिल कोएंजाइम ए बनने के लिए दो चीज आपने किया, पहला ऑक्सीजन जोड़ा तो ऑक्सीडेशन हुआ, और दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड निकाला तो क्या हो गया, डी कार्बोक्सिलेशन। इसलिए इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेटिव डी कार्बोक्सिलेशन। ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। ठीक है, तो ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन क्वेश्चन यही पूछते हैं कि कहां पे होता है, साइटोप्लाज्म में होता है या फिर माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ठीक है, तो आपका याद रखिएगा ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन हमेशा और हमेशा कहां पे होगा, आपका माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होगा। ठीक है, यहाँ पायरुविक एसिड बनने तक की प्रोसेस सिर्फ और सिर्फ साइटोप्लाज्म होती है, उसके बाद जितनी भी प्रोसेस ऑक्सीडेटिव रिएक्शन में होती है या एरोबिक रिएक्शंस में होती है वो सारी कहां होती है, आपके माइटोकॉन्ड्रिया में। तो ये वाली प्रोसेस कहां पे होगी, माइटोकॉन्ड्रिया में। एक बार एस्टिल कोएंजाइम ये ए बन गया तो यही एस्टिल कोएंजाइम ए कहां इंटर करता है, आपका क्रेब्स साइकिल में। ठीक है, तो क्रेब्स साइकिल में एस्टिल कोएंजाइम ए आया और इसको फर्दर कन्वर्ट करके किसमें कर दिया जाता है, बाहर CO2 निकाल दिया जाता है। ठीक है, और इस प्रोसेस में आपको क्या होता है, इस प्रोसेस में आपको एक GTP मिलती है, एक एस्टिल कोएंजाइम की बात कर रहा हूं, एक एस्टिल कोएंजाइम से एक GTP मिलेगी आपकी, जो बाद में कन्वर्ट किस में हो जाएगी, ATP में। फिर आपको क्या मिलेगा, आपको 3 NADH2 मिलेगा, H2 मिलेगा, और आपको एक FADH2 मिलेगा। ठीक है, ये आपके क्या हो गए, क्रेब्स साइकिल के रिएक्शंस हो गए, मतलब वो हो गए, प्रोडक्ट्स हो गए। तो आपका क्या है, आपको रिस्पायरेशन में अल्टीमेटली करना क्या है, आपका रिस्पायरेशन का मतलब ये नहीं होता कि हमें बहुत सारे CO2 निकालने या ये सब चीजें निकालने। रिस्पायरेशन का मेन मोटो क्या होता है, आपका एनर्जी प्रोडक्शन, और वो एनर्जी प्रोडक्शन जो हमारे सेल के लिए क्या हो, यूजफुल हो। तो अगर हीट के फॉर्म में अगर हम निकालेंगे तो वो ज्यादा यूजफुल नहीं रहेगी, सिर्फ क्या करेगी, आपको बॉडी को टेम्परेचर मेंटेन करेगी। लेकिन आपको अगर कोई फर्दर रिएक्शन चलानी है तो उसके लिए ये इस हीट की जरूरत, आपको वो हीट यूजफुल नहीं होगी। तो यूजफुल एनर्जी याद रखिएगा शरीर में सिर्फ एक ही होती बॉडी में, उसको बोलते हैं एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो क्या होगा अल्टीमेटली, क्रेब्स साइकिल में एस्टिल कोएंजाइम ए को वेरियस रिएक्शन द्वारा CO2 में कन्वर्ट कर दिया जाता है, और बदले में आपको क्या मिलती है, बहुत सारी एनर्जी, जिसको बोलते हैं एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे एक ही ATP मिली, लेकिन जबकि मैं बोल रहा हूं कि यहाँ बहुत सारी ATP मिलती है। तो बहुत सारी ATP मिलने के लिए आपको क्या करना पड़ता है,
ये जो NaDH2 है या FADH2 है, इसको किस में ले जाना पड़ता है? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में ले जाना पड़ता है। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम जैसा आपके नाम से लग रहा होगा कि इसमें किसका ट्रांसपोर्ट हो रहा होगा? इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसपोर्ट हो रहा होगा। ठीक है, तो आपके वेरियस, चूंकि इसमें रिएक्शंस होती है तो इसमें क्या होता है? इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन का क्या होता है? कंटीन्यूअस ट्रांसफर होता है। तो ETS कैसे होता है वो मैं आपको दिखा रहा हूं। देखिए इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम क्या होता है? आपका यहाँ जो NAD और FADH2 बने वो क्या होते हैं? NADH2 अपना हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन किसको ट्रांसफर करेगा? FADH2 को करेगा, FAD को करेगा, और FAD किस में कन्वर्ट हो जाएगा? FADH2 में कन्वर्ट हो जाएगा। और फिर FADH2 अपना इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन कोएंजाइम Q को ट्रांसफर करेगा, और कोएंजाइम Q क्या करेगा? अपना इलेक्ट्रॉन किसको ट्रांसफर कर देगा? साइटोक्रोम B6 को, और हाइड्रोजन ये क्या कर देंगे? आपका बाहर निकाल देंगे। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया? क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि आपका कौन सा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, वो कौन सा केमिकल है, फाइनल केमिकल है जो क्या करता है? हाइड्रोजन को अपने अंदर से निकाल देता है या ट्रांसपोर्ट कर देता है। तो वो देखिएगा NADH2 ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ, इसके बाद यहां से हाइड्रोजन आयन कहां हो जाएगा? बाहर हो जाएगा। सिर्फ और सिर्फ आगे कौन ट्रांसपोर्ट होगा? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट होगा। तो चूंकि यहां पे क्या होता है? पूरा इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट किया जाता है, इसलिए हम इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। क्वेश्चन आते हैं कि फाइनल एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है? यानी माइटोकॉन्ड्रिया में इलेक्ट्रॉन का फाइनल एक्सेप्टर कौन होता है? तो वो कौन होता है? आपका ऑक्सीजन होता है। ऑक्सीजन के बारे में पूछते हैं, ये आयनिक ऑक्सीजन होता है कि एटॉमिक ऑक्सीजन होता है या फिर मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन होता है? तो याद रखिएगा ये जो ऑक्सीजन होता है इसको हम बोलते हैं मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन। क्या बोलते हैं इसको? मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन। जो भी O2 वर्ड लिखा रहा है इसको हम क्या बोलेंगे? मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन। ठीक है, तो आपने क्या देखा कि रिस्पायरेशन में 3 पार्ट होते हैं जनरली। कौन सी रिस्पायरेशन में? वो रिस्पायरेशन है आपका एरोबिक रिस्पायरेशन। पहला होता है ग्लाइकोलिसिस, जो कहां पे होता है? साइटोप्लाज्म में होता है। ग्लाइकोलिसिस का स्टार्ट कहां से होता है? ग्लूकोज से होता है। खत्म कहां पे होता है? पायरुविक एसिड पे होता है। एरोबिक रिस्पायरेशन में पायरुविक एसिड का भविष्य क्या होता है? पायरुविक एसिड कहां ले जाया जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया में पायरुविक एसिड को कन्वर्ट किया जाता है एसिटिल कोएंजाइम A में। वहां पे क्या होता है? आपका ऑक्सीजन का यूटिलाइजेशन होता है और पहला CO2 निकलता है, साथ में आपका एक मॉलिक्यूल NaDH2 भी बनता है। ठीक है, फिर इस एसिटिल कोएंजाइम A को बाद में कहां भेजा जाता है? क्रेब साइकिल में भेजा जाता है, जो कि माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में होता है। और क्रेब साइकिल के सारे एंजाइम कहां पाए जाते हैं? आपके माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में पाए जाते हैं। लेकिन एक एंजाइम ऐसा जो है जो क्रेब साइकिल का, वो माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में नहीं पाया जाता, और उसी एंजाइम के बारे में पूछा जाता है कि वो कौन सा क्रेब साइकिल का एंजाइम है जो माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में ना पाके माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन पे पाया जाता है। तो याद रखिएगा माइटोकॉन्ड्रिया के जो इनर मेम्ब्रेन पे एंजाइम पाई जाती है उसका नाम होता है सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज। क्या होता है? सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज। और वो एंजाइम क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन पर पाया जाता है। ठीक है, और याद रखिएगा सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम के बारे में और पूछते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया में मार्कर प्रोटीन या फिर मार्कर एंजाइम कौन सी होती है? तो उसी का नाम होता है सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज। इसका मतलब सेल में और कोई भी ऐसी मेम्ब्रेन नहीं है जिसके अंदर क्या पाया जाए? सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज नामक प्रोटीन या फिर एंजाइम पाया जाए। तो अगर आपको कोई बता दे कि आपके पास एक मेम्ब्रेन है और उसमें मेम्ब्रेन में प्रोटीन हमने आइसोलेट किया सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज, तो बताइए ये मेम्ब्रेन किसकी है? न्यूक्लियस की है, सेल मेम्ब्रेन की है, गोल्जी बॉडी की है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, क्लोरोप्लास्ट है, माइटोकॉन्ड्रिया किसकी है? तो याद रखिएगा ये जो एंजाइम या प्रोटीन कहीं भी पाया जाए तो वो हमेशा और हमेशा कहां से रिलीज हुई होगी? आपकी माइटोकॉन्ड्रिया के मेम्ब्रेन से। और वो भी कौन सी मेम्ब्रेन? इनर मेम्ब्रेन। ठीक है, तो आपका यहाँ पे है आपका NaDH2 क्या हुआ? देखा आपने वेरियस रिएक्शन से जाएगा तो यहाँ पे क्या आपका मिल जाएगा? चूंकि इलेक्ट्रॉन बहुत उसका एनर्जी रहती है, कंटिन्यूअस इधर से इधर ट्रांसपोर्ट होता रहता है, तो धीरे धीरे उसकी एनर्जी क्या होती है? निकलती रहती है। तो उसी एनर्जी को ट्रैप करके क्या होता है? जगह जगह एक यहाँ ATP बन जाएगा, एक यहाँ पे ATP बन जाएगा और एक ATP आपका यहाँ बन जाएगा। तो 3 ATP। अगर NaDH2 यूज हुआ है तो आपका 3 ATP बनेगा एक से,
एक NADH2 से। अगर आपका FAD यूज हुआ तो एक ATP से एक FADH2 से आपकी 2 ATP बनेगी। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने रिस्पायरेशन को देखा। तो जो हमारी रेगुलर क्लासेस होंगी उसको हम इसको बहुत अच्छे से लेके चलेंगे। अभी तो सिर्फ आपको डेमो क्लास था। ठीक है, तो बने रहिए हमारे साथ और इसको पढ़ते रहिए।